बैक नाजरीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम उस ऑडियो लीक की जिसका पार्ट 2 सामने आया है और इसमें एक और बड़ा एक अहम पहलू है, क्योंकि मैंने पहले कहा आपको कि इसके कई पहलुओं पर बात की जा सकती है और इसके कुछ मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं ओवरऑल इस सोसाइटी पर, और हमारे जो खारजा ताल्लुकात हैं या जो हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं उसके लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है हमारा दुश्मन और हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि हाइब्रिड वॉर के जरिए वो पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ख़राब करना चाह रहा है। उसने EU डिसइंफो के जरिए यानी डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश की। फोर्थ जनरेशन वॉर कभी आपने सुना होगा, जिसमें एक डिवीजन पैदा करने की बात की कि अवाम को और कौमी इदारों को, सलामती के इदारों को एक दूसरे से दूर कर दिया जाए, उनके दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया जाए, उनके दरमियान गलत फहमियां पैदा की जाएं। ये उसका मकसद था। और बदकिस्मती ये है कि हम क्या ये इंटेंशनली ये सब कुछ कर रहे हैं, डेलिबरेटली ये सब कुछ कर रहे हैं, हम किसी दुश्मन मुल्क के एजेंडे को तकवीयत देने जा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में अनार्की हो, पोलराइजेशन हो, डिवीजन हो। इसके लिए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान, कैंप्स बना रहा है उसके लिए बाकायदा तौर पर डेस्क बनाए। उसने $50 करोड़ का तो एक डेस्क बनाया कि पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को खराब करो। अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया। बरतानिया में उनका एक एंकर है अर्नाब गोस्वामी, वो वहां पे बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ एक टीवी चैनल पे बात करता है और ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर्स उसको 20,000 पाउंड का पनिश करते हैं, जुर्माना करते हैं। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। अजीम चौधरी साहब, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये सब कुछ हिंदुस्तान ने कोशिश की, डिवीजन पैदा की कौमी इदारों के दरमियान और अवाम और एक पब्लिक सेंटिमेंट ने भी कोशिश की कि किसी तरह अवाम को गुमराह कर दिया जाए। ये कंटिन्यूटी कितनी खतरनाक हो सकती है? 75 साल से इस बात की मुख्तलिफ ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के इदारों के और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक तफरीक पैदा कर दें। हमारी कौम अपने नौजवानों पर फूल निछावर करती है, वो ट्रक पे जा रहे हों तो उनको फूल पेश करते हैं, ये अब भी होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस इंटेंशन के साथ पाकिस्तान की सोसाइटी में तफरीक पैदा करने की कोशिश की है, वो काम पाकिस्तान के मुखालिफिन 75 साल में नहीं कर सके, इन्होंने की है। लेकिन चूँकि ये इंटेलेक्चुअली करप्ट हैं और दिमागी तौर पर एक तखरीबकार हैं और ये समझते हैं कि मैं अपनी कामयाबी के लिए कोई भी तखरीबी कार्रवाई कर सकता हूँ, उसकी बुनियाद पर अब जो कुछ सामने आ रहा है, ये बड़ी दानिशमंद कौम है, ये बहुत हौसले वाली कौम है हमारी। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास तालीम की तो कमी है लेकिन अक्ल और शऊर और दानिश की कोई कमी नहीं है। और ये जो स्ट्रीट का पढ़ा हुआ या समझा हुआ शख्स, बूढ़ा आदमी बैठ के किस्सा कहानी कर रहा होता है, ये बच्चों को बता देता है कि ये ठीक नहीं हो रहा। पाकिस्तान का वो तबका जो पाकिस्तान में आज नौजवानों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको बेराह रवी की तरफ ले जाया जा रहा है, आपको तशद्दुद की तरफ ले जाया जा रहा है, आपको तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आपके दरमियान फसाद कराने की कोशिश की जा रही है, आपको अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है, आपको मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस करने के लिए दानिस्ता गैर दानिस्ता कोशिश की जा रही है। और अगर आपने ऐसा किया तो इस मुल्क की तबाही के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। और ये मुमकिन नहीं है कि हमें दुनिया में किसी और जगह पर कोई जगह मिल सके बिल्कुल जहां हम 22-23 करोड़ लोगों को आबाद कर सकें। लिहाजा इसी सरजमीन को, इसी पाक सरजमीन को हमें इन सारी चीज़ों से पाक करना है कि जिनकी बुनियाद पर इसकी जड़ों में नफ़रत के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। और अगर बीज बोते हुए पकड़ा जाए या महसूस हो जाए कि कोई बीज बो रहा है और इससे फसल ख़राब होगी, तो उन बीजों को निकालना आसान होता है, उनके तनावर दरख्त बनने के बाद उनको काटना और जड़ से उखाड़ना ज़रा मुश्किल होता है। हमारे लिए अभी ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब के बोए हुए बीज, ये जो कोई भी कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, लेकिन उसने हमारे लिए ये बड़ी बेहतरी कर दी है कि हम उन बीजों को उठाकर दरिया बुर्द कर दें,
समंदर बुर्द कर दें या उनको तल्फ कर दें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने जिस तरह बात की कि इस रूट्स को हमने अभी से अभी तक वो इतने स्ट्रांग नहीं है, तनावर दरख्त नहीं हुए कि हम उनको रिवर सकें, अभी भी हमारे पास टाइम है। एक और बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने जिस तरह आपको कहा गुलाम मुर्तज़ा साहब, हम बदकिस्मती से पब्लिक सेंटीमेंट की बात करते हैं, और मैं अरसद रात से यही बात करता हूँ कि अवाम के जज्बात से खेलना और फिर बाद में उनके जज्बात को मजरू करना, उससे भी बहुत बुरा अमल है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं पूरी दुनिया में, और मिराज इंसानियत का शर्फ और दर्जा सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़मान को हासिल हुआ। हम रियासत मदीना की बात करते हैं। मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, मैं सोचता हूँ कि जब मैं रियासत मदीना या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेता हूँ तो मुझे 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि मेरे जैसा गुनाहगार जब अपने मुँह से ये लफ्ज़ निकालते हैं तो कितने नपे तुले अल्फाज से बोलने की कोशिश करनी पड़ती है हमें। क्या रियासत मदीना में, क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज अमल था कि वो अपने हरीफों को, जो उनके साथ कितना, इवन कि अबू सुफियान जैसे, हिंदा जैसी, और वहाँ पे फिर बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कितने मजालिम ढाए, सहाबा कराम को इवन के कहीं पे बैठ कर गुफ्तगू करने नहीं दिया करते थे, तपती रेत तक पे उनको घसीटा गया। क्या उन्होंने भी यही सब कुछ किया? ये ऑडियो जो आप ये मतलब रियासत मदीना की जब डेफिनेटली खान साहब बात करते हैं तो ये मेरा सवाल है, ये एक आम आदमी का सवाल है। ये जब ऑडियो आप सुनते हैं तो उसमें वो एक जुमला कह रहे हैं कि अवाम को क्या पता है, अवाम को क्या पता चलता है। तो यहाँ पे आप इस जुमले की बुनियाद पे अवाम का क्या तसव्वुर है उनके जहन में, वो आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस अगर आप देखते हैं तो ऑब्जर्वेशंस आप पहले दिन से, जब से ये पॉलिटिक्स में आए हैं, जो लोग इनके नज़दीक रहे हैं, हमने भी इनको कवर किया 2000 में, उस वक्त से हमारा एक जहन था कि ये एक झूठे शख्स हैं जो ओवरलैपिंग करते हैं, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, बलमाकारी करके चीज़ों को पेश करते हैं। और जब इनको ये ऐसा मौसम बना कि ये मुल्क में कोई ऐसा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा कर सकते थे, तो उन्होंने उस वक्त वो काम किए जो 20 साल से जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। कौम को तकसीम किया, घरों में लड़ाइयाँ डल गई, एक दूसरे का गिरबान लोग पकड़ रहे हैं। अवाम की जो लीडरशिप, कहते हैं जी कि आप इनसे किसने सवाल किया कि आप मेरे पाकिस्तानी क्यों कहते हैं, कहते जितने अभी तक लीडरशिप गुजरी है वो या मेरे अवाम कहते थे, या वो उनको कहते थे मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों। तो मैं मेरे पाकिस्तानियों, ये बड़ा कैची लफ्ज़ है। तो ये यानी पहले दिन से अल्फाज का ट्रीटमेंट भी जो है वो इस तरह से किया जा रहा है, मेरे पाकिस्तानियों। वो क्यों किया जा रहा है? तो सिर्फ इसलिए कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जा सकता है। ऐसे जो जज्बाती सेंटिमेंट्स हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींच सकें, वो किए जाएं। जब लोग अपने पास आ जाएं, क्वांटिटी पूरी कर ली जाए, और उसके बाद फिर उनमें ये स्प्रेड किया जाए जिस तरह से अभी के आजकल चीज़ें की जा रही हैं। एक अभी आप देखें कि ये 2 ऑडियोज़ आई हैं, इसके अलावा वीडियोज़ हैं बहुत सारी। वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, रेहाम खान साहबा की किताब आप पढ़ लें, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो एक तजादात से भरपूर शख्सियत हैं खान साहब, और ऐसे शख्स का बतौर लीडरशिप, और वो भी नौजवान नस्ल की लीडरशिप होना, मैं कहता हूँ कि ये मुल्क के साथ, और जो लोग एक एटॉमिक पावर को ऐसे लोगों के हाथ में दिया जिन्होंने, ये भी एक सवाल है। मैं एक बतौर तालिब इल्म ये सवाल करने का हक़ रखता हूँ कि क्या मेरा मुल्क जो है वो ऐसे लोगों का मुतहम्मल है? क्या इनकी सिलेक्शन करने वाले, इनको देखने वाले, उनकी वो तो पिछले दिनों अपनी एक तकरीर में कह रहे थे कि भाई अगर मैं ना रहा तो हमारे न्यूक्लियर एसिड्स को खतरा है। इनका विजन जो है, मैं उस विजन को भी देखना चाहिए कि कौन लोग हैं वो जो इसको लीडरशिप बना के इस हद तक आगे लेके आ रहे थे, और यहाँ तक कि ये वज़ीर आज़म बन गए। और खुदा का शुक्र अदा करें कि मुल्क अभी बच गया, लेकिन बचने की पोजीशन नहीं थी जिस वक्त मुल्क में IMF ने आपके साथ ताल्लुक़ तोड़ लिया। दीगर ममालिक जो थे सफारती तौर पे आपसे नाराज़ हो गए। कहा जाता है कि जी सारे ये भीख मांगने जाते हैं। कहते क्यों, आपको क्या एतराज़ है भीख मांगने? कहता नहीं, मैं तो पाँव पे पाँव रख के भीख मांगता हूँ, टांग पे टांग रख के। तो ये खड़े होकर और बैठ के मांगते हैं, तो इनका स्टाइल ठीक नहीं है भीख मांगने का। तो ये यानी कि जिस बंदे की जहनीत ये हो, तो ऐसे ही सूरत हाल में हमें अब जिस तरह से ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर के तहत ये सारा कल्ट पैदा किया गया था, ठीक है, ऐसी ही स्ट्रेटजी चाहिए है। ऐसे ही लोगों को, बाअसर अदारों को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और उसी को अनडू करने के लिए
ऐसी स्ट्रेटजी ला के अंडू करना पड़ेगा। ठीक है, सजाद अनवर साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि जिस तरह कहा गया, इससे पहले सदीकुल साहब ने भी कहा कि इसे हमने कानूनी और आईनी तरीके से इसे देखना है, इसको सियासी पहलुओं को नजरअंदाज करके हम इसके आईनी और कानूनी पहलुओं की तरफ बढ़ना है। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इन मुहर्रिकात के पीछे या इस पूरे अटेम्प्ट के पीछे। खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक कि कोई ऐसी आलमी साजिश हो जो हमारे मुल्क को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो। बुखारी साहब, ये आलमी साजिशें क्या होती हैं? आलमी साजिश बाज़ औक़ात वो आप पे हमला करते हैं, बाज़ औक़ात आपकी मईशत को के इर्द गिर्द एक हिसार बनाने की कोशिश करते हैं कि आपकी आलमी सतह पे तजारत को नुकसान पहुँचे। बाज़ औक़ात वो आपकी डिप्लोमेसी पे अटैक करते हैं ताकि आपके बाहर की दुनिया के साथ राब्ते ख़राब हो सकें और आप दुनिया में आपकी एक बदनामी हो। ये दुश्मन यही चाहता है ना, आप माशी तौर पे कमज़ोर हों, आप दुनिया में आइसोलेट हो जाएं और आपकी नेकनामी दुनिया में आपकी नेकनामी ख़त्म हो जाए। तो इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के दौरान भी ये तीनों काम किए थे। आपको अभी हमारे मुर्तज़ा साहब बता रहे थे आपके पास बैठे हुए कि किस तरह से जो हमारे दोस्त मुल्क थे उन्होंने इनसे जहाज़ वापस ले लिया, किस तरीके से ये जो डिप्लोमेसी इनकी थी वो किस तरह से ये एडवेंचर्स करते रहे वहाँ पे। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि इस सारे मेस से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी पहले से एक सिलसिला चलता रहा कि विच हंटिंग हम करते रहे, मुख्तलिफ़ लोगों को खामोश कराने के लिए और मुख्तलिफ़ आवाज़ों को दबाने के लिए ख़राब आवाज़ें पैदा की। जिस तरीके से आपने देखा कराची में अल्ताफ़ हुसैन के फिनोमेना ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, इमरान खान ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, फिर ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को कितना नुकसान पहुंचाया, फिर ये जो तालिबान थे इनके साथ भी बहुत सारी सियासी जमातें जो थी उनकी सिम्पति रखती थी, उन्होंने इस मुल्क को किस नहज पे लेकर गए। तो बेसिकली कौम में यकजहती पैदा करने के लिए और इसके जो मुख्तलिफ रंग हैं और मुख्तलिफ समाजी सियासी धारे हैं और मुख्तलिफ कौमियतें हैं, उनको एक ताकत बना के एक नया इथॉस और एक नई यकजहती जब तक हम नहीं पैदा करेंगे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो अल्टीमेटली जो फेक न्यूज़ हो या एक फिक्टिशियस बयानिया हो वो अल्टीमेटली एक्सपोज होता है। अब ज़रूरत ये है कि इसको सियासी सतह पे भी निपटा जाए, लीगली भी जो कुछ हो सकता है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए एक रेफरेंस बना के भेज दे सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें साइफर की इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए और ये जो लीक्स हुई हैं उनका भी। और देखिए गवर्नमेंट के खिलाफ अब इसकी मजीद क्या इन्वेस्टिगेशन होनी है, डिनाई नहीं किया गया, उसको तस्लीम किया जा रहा है, खान साहब की जानिब से इंडोर्स कर रहे हैं, वो कहते हैं हाँ जी ये मेरी आइडियो। इन्वेस्टिगेशन तो उसमें होना चाहिए, फॉरेंसिक तो उस पर होना चाहिए, कमेटी तो उस पर बनना चाहिए, जुडिशियल कमीशन तो उस पर बनना चाहिए। जिसको डिनाई किया जा रहा हो, माना ना जा रहा हो, तस्लीम ना किया जा रहा हो। लेकिन सज्जाद बुखारी साहब, ड्यू प्रोसेस के लिए आपको एक कंप्लेंट जमा करवानी पड़ेगी। ये जो इमरान खान साहब के कन्फेशन के बयानात हैं उनको साथ जमा करके लगा के एक प्रोसिक्यूशन तो शुरू करनी पड़ेगी। जब भी आप अदालत में जाते हैं तो एक केस बनाकर लेकर जाते हैं ना, अपनी फाइल को बनाकर लेकर जाते हो, वो फाइल लेकर जानी चाहिए। मैं समझता हूँ अब ये हाई टाइम है कि इमरान खान को इसी मौके पे एक्सपोज कर दें। और मैं समझता हूँ कि अगले आज रात तक शायद कुछ नई ऑडियोज़ आएँ, कुछ नई चीज़ें एक्सपोज हों जिसमें इनका चेहरा ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र आए, इनके फ्रॉड का और इनकी पॉलिटिक्स का। तो एक दो दिनों में बहुत कुछ आने वाला है मार्केट में, वो भी साथ रखें, उसको भी साथ जमा करें और इनके जो कन्फेशन के बयानात हैं वो भी, और फिर ले जाएं इनको कोर्ट, अवाम की अदालत में भी लेकर जाएं और कानून की अदालत में भी लेकर जाएं। तभी जाकर इस तरह के कल्ट से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि हम विच हंटिंग छोड़ दें, सियासी इंजीनियरिंग छोड़ दें और इस तरह के बौने पैदा करने, बाल टेम्परिंग वाले माजी वाले लोगों को आगे लाकर और इस मुल्क का वक्त ज़ाया करने। और बाहर की आलमी साजिशें जो होती हैं ये उनके कल्परेट्स होते हैं, ये लोग इमरान खान जैसे। मैं समझता हूँ अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो जो इनके बारे में बाज़ लोग कहानियाँ सुनाते थे, डॉक्टर इसरार अहमद साहब से लेकर अब तक के लोग, आपने हकीम सईद साहब का भी सुना होगा इनके बारे में, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने एक्सपोज किया इस बंदे को,
आज से 15 साल पहले आपने वो सारी चीज़ें देखी, लेकिन आज साबित हो गया है, इसको मौका दिया गया है, इस मुल्क के वजीर आज़म बने और इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। ठीक है अजीम चौधरी साहब, एक तो आइन और कानूनी तरीके से जिस तरीके से प्रोसेस बाकायदा तौर पे शुरू होनी चाहिए, ये एक और बड़ा इसमें अहम नुक्ता है, बजाय कि नुक्ता चीनी हो, हम कहीं गलत हुआ, बार बार कहीं गलत हुआ, डेफिनेटली ये भी एक हमारी जो कम्युनिटी मोबिलाइज़र हैं, जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मैं हूँ, आई एम स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, आप हैं, आप जैसे सीनियर लोग हैं, जो कि सोसाइटी को हम बताएं कि ये सच है। हर वक्त जज्बात से हमने काम नहीं लेना, हमने टेक्निकल ग्राउंड को भी चीज़ों को देखना है, हमने समझना है कि जिस शख्स को मैं चाहता हूँ या जो मेरा लीडर है जिसे मैं फॉलो करने जा रहा हूँ, उसके अंदर क्या वाकई वो क्वालिटीज़ हैं या वो सिर्फ एक जज्बाती अमल है और वो दाल में तड़के की तरह एक जोश दिलाकर और उसके बाद फिर वही हालत हो जाती है। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये रहमतों और सलामती का महीना है। इस महीने में आकाए दो जहान दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, वो रहमतुल लिल आलमीन थे, और उनकी तालीमात को और उनके तर्ज हुक्मरानी को एक नेगेटिव तरीके से जिस तरह इमरान खान साहब ने एक्सप्लॉइट किया और उससे हट कर वो तमाम इक़दाम किए जिनसे वो मना किया करते थे। वो ये कहते थे कि इंसाफ हो, तो इंसाफ तो पाकिस्तान में नहीं हुआ। वो कहते थे कि मसावात हो, तो मसावात तो नहीं हुई। वो कहते थे कि ज़िम्मियों के हकूक़ दिए जाएं, तो वो तो नहीं दिए गए। वो कहते थे अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, वो तो इमरान खान साहब ने नहीं किया। वो तो कहते थे रियासत के साथ वफादारी निभाई जाए, इमरान खान साहब ने वो तो नहीं किया। ज़रा इससे हट के देख लीजिए कि उन्होंने जिन 3 साथियों का इंतखाब किया अपनी बात के लिए, उसमें एक साहब तो वो हैं जो लोगों को दुआएं देते हैं, जो ख्वातीन के सर के बाल थोड़े थोड़े काट के उनसे नजराना लेते हैं, जो नजरानों पे पलते हैं, जो चंदे पे पलते हैं, जो खुद हाथ फैला के लोगों से पैसे लेते हैं, मरूसियत के खिलाफ हैं जो सबसे ज़्यादा, और जो अपने आप को आकाए दो जहां के साथ मुंसलिक करने की कोशिश करते हैं। अगर उनका किरदार ये है, वहाँ मुनाफ़क़त का ये आलम है, वहाँ झूठ का, वहाँ प्रोपेगेंडे का, वहाँ फ्रॉड का और वहाँ इंटेलेक्चुअल करप्शन का ये आलम है, तो फिर मैं क्या कहूँ। फिर जो उनके ज़ाती मामलात हैं उन पर तो बात ही नहीं करना चाहता। ये जो इस्लामाबाद के MNA हैं, इनकी कोई बात सच हुई? इनकी काबिलियत, इनकी इल्मियत, इनके मामलात ज़िंदगी में जिस तरह नाकामी को कामयाबी में वो तब्दील करने की कोशिश करते रहे, ये मुनासिब तरीक़ा कार नहीं है। ये सब कुछ मिला के इमरान खान साहब ने अपनी टीम में एक ब्यूरोक्रेट को रखा, और ऐसे ब्यूरोक्रेट को रखा कि जिसको पाकिस्तान के तमाम ब्यूरोक्रेट नापसंद करते थे, जो जूनियर आदमी था, और इसलिए रखा कि वो KPK में इनके अहकामात को तस्लीम किया करता था, और उन अहकामात को तस्लीम करने के नतीजे में खान साहब जिन लोगों को फैसिलिटेट करते थे, जो काम वहाँ हुआ करते थे, उन पर नैब के मुकदमात मौजूद हैं। तो वो मुकदमात तो आपने ऐसी तैसी में कर दिए। पंजाब में जो कुछ आपके दौरे हुकूमत में हुआ, उसको आपने एहतसाब के नाम पर और दोहरे एहतसाब के नाम पर, और अमीर का इंसाफ और गरीब का इंसाफ और ताकतवर का और कमज़ोर का और कह कह के जो सबक हमें दिया था, वो इसी महीने में आपको एक्सपोज होना था। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह का निज़ाम है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और आप ख़ुद बेवकूफ़ होते हैं, जो ये समझते हैं कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना लूँगा। इमरान खान साहब के साथ जो कानूनी अभी सिलसिला होना है, उसमें मौजूद है तोशा खाना। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में पकड़े जाएं, वो तोशा खाना में भी पकड़े जा सकते हैं। वो एक और मामला भी है जिसमें उन्होंने झूठ बोला हुआ है। जी सर वो अभी तक समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ सर, चूँकि वो ज़ाती मामला है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। जी सर, वो इखलाक किरदार की बात है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। सर ये भी आईनी बात है थोड़ी बहुत, क्योंकि आर्टिकल 63 के अंदर इस दर्ज है सर। ये वो जब आईनी बात ही करेंगे ना, जिस दिन समात होगी
ठीक है। उस दिन खुल के हम बात कर लेंगे, अभी क्या बात की। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है। मैं आपकी तरफ भी आऊँगा गुलाम मुर्तज़ा साहब। यही बात वक्त दिखाता है, हकायक सामने मरीम नवाज़ को अदालत ने जिस तरीके से उस 7 साल कैद को कालादम करार दिया, प्रोसिक्यूशन पर बरहमी का इज़हार किया, ये बिल्कुल वही केस है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि जिसमें हमारे एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने फरमाया कि कलम मेरी बेटी ने सुबह सुबह आते हुए मुझे दे दिया, अब अगर इससे मैं कोई ऐसा फैसला कर दूँ तो क्या मेरी बेटी को भी सज़ा होगी। ये उन्होंने बड़ा एक अहम जुमला कहा था। उस पर उस वक्त बड़ी बाज़गश्त भी हुई जब उनको बेल भी मिल गई थी उसके बाद। तो आपको क्या लगता है, ये तो अब बार ये चीज़ें तो खुलकर अब सामने आने लगेंगी, ये तो बहुत सारी चीज़ें प्लांटेड थी। यानी एक चीज़ वाज़े तौर पर अब नज़र आ रही है कि अगर आप किसी को ये कहते हैं कि आपने ये जुर्म आपसे सरजद हुआ है, तो फिर आप विद एविडेंस ये बात करते हैं। अगर आपसे अदालत पूछे कि आपका क्या केस है और आप कहें जी आमदन से ज़ायद असासें, अदालत को आप आमदन भी ना बता सकें, असासे भी ना बता सकें और केस आपका एसेट्स में मीन्स हो, तो फिर तो ये सब कुछ होगा। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये मजीद एपिसोड भी हम देखेंगे। जी बिल्कुल, इस तरह की सूरत हाल जो है वो अगर हम इमरान खान साहब का अपना केस देखते हैं तो उनकी आमदन और उनके असासे जो हैं वो भी कभी मैच नहीं करे। कहीं पे भी आप चेक कर लें उनको, वो कभी भी आपको अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट्स और जो उसने सुप्रीम कोर्ट में दिया वो जिस तरह से हुआ, हम उस वक्त कवर करते थे सुप्रीम कोर्ट, तो हमें पता है कि वो किस तरह से कितने रिपोर्टर्स के साथ उस वक्त के वो जज जो थे वो राब्ते भी रहते थे। वो क्या कहते थे कि आज देखना मैं बेंच में क्या करूँगा, आज देखना फ़लाँ के साथ मैं क्या करता हूँ। तो ये मैसेज मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। हमारे रिपोर्टर साथियों के पास ये मैसेज होते हैं, आज देखें आज फ़लाँ बंदे की पेशी देखिए उसके साथ मैं क्या करता हूँ। तो वहाँ पर होता था। तो उन जजेस के ये फ़ैसले हैं। और उस वक्त आज के मौजूदा एक जज साहब भी मौजूद हैं जो उस वक्त वहाँ पे थे और उनको निगरान जज मुकर्रर किया गया। इससे पहले कभी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी केस में निगरान जज मुकर्रर कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि फरवरी से पहले दाखिले। मैं आना चाहता हूं उस मुद्दे की तरफ कि यानी अगर आप एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं ना, तो उस नैरेटिव को आपको सोच समझ के बिल्ड करना होता है कि ये झूठ है, क्योंकि अगर आप झूठा नैरेटिव बिल्ड करेंगे तो झूठ तो ऐसे होता है कच्चे धागे की तरह होता है और वो डॉक्टर साहब ये एक और चीज़ इसके साथ में अगर आपने ये जिक्र किया, एक चीज़ को नुकसान नहीं है, सोसाइटी अपनी जगह फैब्रिक सोसाइटी का टूट गया, डिस्टर्ब हो गया। यहाँ उलमा कराम की जो इज़्ज़त ख़राब की गई है इन नौजवानों से नारे मरवा के और जो कुछ किया गया है, इसका नुकसान का शायद किसी को अभी अंदाज़ा नहीं है। उलमा कराम उनकी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान के मजहबी ज़िंदगी के अंदर, हमारी ज़िंदगियों के अंदर उनका जो किरदार है, देखिए हर जगह दो तरह के लोग होते हैं, उलमा सू भी हैं, उलमा हक भी हैं, लेकिन आप आलम को इस तरह से जलील करते हैं सरे राह और जलसों में, उसका मतलब क्या है? आप मौलवियों से, आप उलमा कराम से नफ़रत डालना चाहते हैं माशरे में, आप चाहते हैं कि लोग इनसे मुतनफ़र हो, इनकी बात ना सुने। तो ये किस तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं? ये कौम जो तैयार कर रहे हैं ये किस तरफ लेके जाना चाहते हैं आप? नहीं, इस ऑडियो के बाद क्या हमें नहीं कौम को ये बताना चाहिए कि ये सब का सब झूठ का एक पलंदा था? जी, हम अपनी कौमी सलामती इदारों के खिलाफ उस नारे में शाना बशाना खड़े होके जब उसे इंडोर्स करने लगते हैं और नारे का जवाब नारों की सूरत में देते हैं, तो हम अपनी कौम के साथ बुरा कर रहे होते हैं। हम भी गुनाहगार हो रहे होते हैं। यहाँ पे मेरे साथ जो भी कभी भी बहस हुई, बात हुई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त थे, मेरा हमेशा एक जुमला रहा है, मैंने कहा आप जो भी खान साहब कहें ना, आप उसके फैक्ट्स चेक के लिए आप सिर्फ गूगल कर लें, दैट्स फॉर ऑल। ये आप कोई भी चीज़ चेक कर लें, अगर वो कोई फिगर बोलते हैं आप उसको चेक करें, आपको सारी हिस्ट्री उसकी पता चल जाएगी, उसमें सच झूठ की अमेज़ पता चल जाएगी। यहाँ एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, आपको याद होगा, केकड़ा वन का बड़ा रौला था कि इतना तेल निकलेगा कि पूरी दुनिया को हम तेल बेचेंगे और जनाब उसके बाद नहरें होंगी तेल की और उसके बाद नौकरी देने थी सर, फ्री हो जाएगा। पार्लियामेंट में ही नहीं है। तो खुदा के लिए वो हम उस वक्त भी कहते थे, क्योंकि बतौर तालिब इल्म हम वो कवर करते थे। हमने कहा कि यार ये केकड़ा वन आज से 20 साल पहले यहाँ भी हुआ था, वेल उसकी ड्रिलिंग की गई थी और वो कंपनी जो थी वो आई थी, लेकिन अब जो आप लाए हो वो खर्चा ही है और उसके अलावा अच्छा, ये गुलाम मुर्तज़ा साहब आपकी जो बात है, जिस तरह अजीम चौधरी साहब ने भी की, इसी नुक्ते को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सजाद अनवर साहब, कैन यू हियर मी? जी सजाद अनवर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये बातें हो गई, बहुत हो गई ये बातें कि जी अब हमने एक्सपोज कर रहे हैं, डेफिनेटली हमने एक्सपोज कर दिया, ये ऑडियो सामने आ गई,
कौम को पता चल गया। हाँ, अगर हम कौम, हमारी कौम या मैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर लूं, फिर तो वो मेरी और मेरे कौम के नौजवानों की मर्जी है कि फिर अगर वो इसी तरह कबूतर की तरह आंखें बंद करना चाहते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अब कुछ। हमने हकायक को मस्क करने वाले लोगों को एक्सपोज करना है, हमने झूठे लोगों को एक्सपोज करना है, हमने लोगों को यह बताना है कि चूरन बेचने वाला जो फार्मूला है उसे अब खत्म करना चाहिए। हमें थोड़ा सा तहकीक करनी चाहिए, थोड़ा हमें समझना चाहिए कि अगर जिसे मैं फॉलोअर हूं, मैं जिसका, या मैं किसी, जो मेरा लीडर है, वो जो भी बात कर रहा है वो हर्फ ब हर्फ कोई हदीस तो नहीं है ना। एक दफा चेक तो कर लें, तहकीक तो कर लें कि मैं गुलाम है, हम कोई गुलाम हैं। अगर हम माजी में चले जाएं, फिर आप देख लें वो एब्सोल्युटली नॉट वाला नारा लगाया गया, फिर उसके बाद आपने डिप्लोमेसी के लिए कंसल्टेंट्स को हायर किया। हमारे पास तो बहुत ज्यादा मवाद है नौजवानों को बताने के लिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सज्जाद बुखारी साहब। ये एक काउंटर नैरेटिव ही नहीं बल्कि सच्चाई बताने की ज़रूरत है। सबको सच्चाई जो भी इस मुल्क का इंटरेस्ट जो है उसको सर्व करना चाहता है, खा वो इंटेलेक्चुअल है, खा वो उलमाए कराम हैं, सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो बाशऊर तबकात होते हैं आपकी सोसाइटी के, अगर वो सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं तो वो जो सामने झूठ नज़र आ रहा है उसको एक्सपोज करना सबकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक तो इज़तरारी जो कैफियत में लोग होते हैं ना, जो एक भेड़ चाल के तौर पर इमरान खान साहब के साथ आ गए लेकिन वो कल्ट का हिस्सा नहीं है, वो तो सारे के सारे इन सारी वीडियो ऑडियो लीक्स के नतीजे में इनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन असल बात जो है, जो इनकी कोर टीम है, बेसिकली जो इनकी हार्ड कोर टीम है, उनको समझ आते आते समझ आएगी बुनियादी तौर पे। और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, हकायक को जानने का और इनको एक्सपोज करने का। और इसके साथ जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी कौम को अभी चाहिए, सब बाशऊर तबकों की तरफ से, दानश्वरों की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कि कम से कम हेट स्पीच जो है ना किसी के भी खिलाफ हो। यहाँ जिक्र हो रहा था उलमा कराम के खिलाफ एक नफरत की फ़ज़ा बनाई गई, सियासतदानों के खिलाफ तो पिछले 50-60 सालों से एक लगातार ऑनस्लॉट जारी है। और सियासत को हमने एक एब्यूसिव लैंग्वेज में उसका जिक्र करते हैं, हमें रोकना चाहिए। नफ़रत की ज़बान खा सियासतदानों के खिलाफ हो, उलमाए कराम के खिलाफ हो, या किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के खिलाफ हो नफ़रत, उसको रोकना चाहिए। अब पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए कि हम इख्तलाफ राय ज़रूर कर सकते हैं, हम कंटेंट पे बात कर सकते हैं, हमारी मुख्तलिफ सोच और फिक्र हो सकती है, लेकिन ये हम बिल्कुल किसी के साथ नफ़रत की बात नहीं कर सकते, किसी के साथ हम अब्यूसिव नहीं हो सकते, किसी के साथ दस्तदराजी नहीं कर सकते। एक मुहज़्ज़ब सोसाइटी की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा और सारे ही तबकात को अपना रोल प्ले करना होगा। और इमरान खान साहब जो हैं उनका तो 99% पॉलिटिक्स ही नफ़रत की सियासत पर है, और अनफॉर्चुनेटली उनको सपोर्ट भी हासिल थी, मीडिया के एक बहुत बड़े सेक्शन की सपोर्ट हासिल थी, उनको बहुत सारे पर्दा नशीनों की सपोर्ट हासिल थी, जुडिशरी की। अभी साकिब निसार साहब की बात हो रही है जो व्हाट्सएप पे फैसले करते थे, मैं इफ्तिखार चौधरी की बात करता हूँ, उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में डिस्टेबलाइज किया सियासतदानों को। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के कितने वज़रा थे जिनको वो अपने कटहरे में बुलाते थे और जिनको वो जेल में भेज देते थे बराह रास्त। तो मेरा कहने का मतलब है कि 58 भी जब से ख़त्म हुई है, हमारी जुडिशरी भी मिसयूज़ हुई है, उनको भी करेक्शन करने की ज़रूरत है। आजकल चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की पिछले दिनों, और उन्होंने कहा कि सियासी जमातें पार्लियामेंट की ताकत में इजाफा करें। मैं जस्टिस अतर बनल्ला साहब को भी दाद देता हूँ कि उन्होंने शेख रशीद को कहा कि जाए पार्लियामेंट के खिलाफ कोई और आइंदा ना आना, वरना आपको पनिशमेंट होगी। जाए, पार्लियामेंट की ताकत और पार्लियामेंट की इज्जत होगी तो सारे अदारों की भी इज्जत होगी और इस मुल्क के अवाम की भी एक इज्जत होगी। जी बिल्कुल। अजीम चौधरी साहब, जिस तरह हमारी अदलिया की बात की गई, बल्कि यकीनन अब इसमें कोई रही सही कसर तो छोड़ी नहीं है। हमारी अदलिया के ऊपर भी तनकीद हुई, रात को 12 बजे के इल्ज़ामात लगाए गए। फिर हमारी अदलिया के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जी आप जो है चोरों और डाकुओं को सपोर्ट वगैरह वगैरह मुख्तलिफ इल्काबात से भी नवाजा गया। आप नहीं समझते हमें फौरी तौर पे कला कमा करना होगा, चाहे जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि फिर एक प्रेसिडेंट सेट करने हम जा रहे हैं।
कल कोई भी कर लेगा, ये तो इनकरेज करने की मुतरादिफ है। कल कोई भी सियासी जमात जो है वो खड़ी हो जाएगी, यही सब कुछ कहेगी। जब उनको पनिश करेंगे वो कहेंगे आपने खान को क्यों कुछ नहीं कहा। 3 हिस्सों में जवाब देता हूँ। अगर मैं काजी फायज ईसा साहब की गुज़श्ता दिनों की तकरीर की बात करूँ तो उन्होंने लोगों से पूछा आप अदालती निज़ाम से मुतमईन है तो हाथ खड़ा कर दें, तो पूरे मजमे में से किसी ने नहीं किया। वो आने वाले चीफ जस्टिस। पाकिस्तान की अदालतों का ये आलम था कि मौलवी तमीज़ुद्दीन बंगाली थे, वकील थे, जिस दिन वो असेंबली के तोड़े जाने के ख़िलाफ़ कोर्ट में गए तो उनको दाखिले से मना किया गया था, तो वो बुर्का पहन के कोर्ट में दाखिल हुए एक औरत बनकर, और फिर जाके अपनी एप्लीकेशन जमा कराई। और फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को ये हुक्म दिया कि अगर ये ना हुआ तो तुम्हें मैं आने से पहले सैक कर दूंगा। ये दूसरा वाक़या है। तीसरी बात यह है कि आज पाकिस्तान में नाज बलोच साहिबा से भी इस हवाले से हम चाहते हैं बात कर लें। अजीम चौधरी साहब दोबारा कंटिन्यू करेंगे। नाज बलोच साहिबा बहुत शुक्रिया जी, दोबारा हम कोशिश करेंगे नाज बलोच साहिबा से रब्ता करें, क्योंकि सियासी मैदान में सियासी शिकस्त। जी नाज बलोच साहिबा, कैन यू हियर मी? जी जी, मुझे आपकी आवाज। बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा, बहुत हो गया, ऑडियो की भी हमने बात कर ली और ऑडियो पर हम एक्सपोज भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों को काम करना है। सियासी जमातें सियासी मैदान में इस ऑडियो लीक को अवाम के सामने एक्सपोज करने के लिए सियासी हिकमत अमली के तहत काम करें, लेकिन कानूनी और आईनी तरीकाकार को निकाले नहीं बीच में से, क्योंकि हमने फौरीज का कला कमा करना है, वरना ये एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है। देखिए, बड़े ही अफसोस की बात है और ये पूरी कौम के सामने एक चीज वाज़ेह हो गई कि एक सियासी जमात के सरबराह ने अपनी सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए अपनी हुकूमत और इक़्तिदार की लालच में जिस तरह से एक मंसूबा बंदी करके, और इसको एक बाकायदा तौर पे, ये तो अंदरूनी साजिश है। इसका मतलब ये बात साबित हो गई जो पहले दिन से हम कह रहे थे कि कोई बैरूनी साजिश नहीं है, ये अंदरूनी साजिश जो है ये बेनकाब हो गई, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे आप सुन रहे हैं कि कहा गया कि जनाब ये इसकी ट्रांसक्रिप्ट के मिनट्स ऑफ द मीटिंग अपनी मर्जी के मुताबिक तय करने की बातें जो आ रही हैं। फिर उसके बाद लेटर, और असद उमर साहब की आवाज आती है कि वो बोल रहे हैं कि जनाब ये ट्रांसक्रिप्ट को आप लेटर बनाना चाह रहे हैं। तो मतलब ये वाज़ेह कॉन्वर्सेशन जो कंटेंट है वो इतना खौफनाक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब एज ए प्राइम मिनिस्टर कोई भी वजीर आजम इस मुल्क का होता है वो ऑन ओथ होता है कि वो अपने मुल्क से वफादारी करेगा, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी के साथ अपनी कुर्सी की खातिर इन्होंने जो है वो कौम से वफादारी का जो हलफ ये वजीर आजम की हैसियत से जो लेते हैं उसको ठेस पहुंचाया है। ये मैं समझती हूँ पूरी कौम के लिए, जो लोग उनको खुद फॉलो कर रहे थे, जिनको इन्होंने धोखा दिया, जिन लोगों को इन्होंने गुमराह किया, जिन लोगों को इन्होंने ये एक मनगढ़ंत कहानी बना के पेश की, और लोगों को, पूरी कौम को, पूरी मुल्क को जो है इन्होंने अनसर्टिनिटी के शिकार बनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये बात पूरी कौम के सामने आया है कि जो दूसरों को जो है वो जेलों में डालने के भरने की बातें करते थे, जिन्होंने ये लिहाज नहीं किया कि माओ को, बहनों को, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे फरियाल तालपुर साहिबा हो, खवातीन को जेलों के अंदर डालते रहेगी अपनी इंतकाम की सियासत में 3.5 साल। और उसके बाद आज पूरी कौम ने देख लिया कि इन्होंने सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर साइफर का ढोंग रचाया, साइफर के नाम के पर झूठ बोला, इससे फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को, पाकिस्तान की साख को और पाकिस्तान की मुआशी हालात को बतदरीज खराब करने में इन्होंने जो है अपना पूरा किरदार अदा किया, फकत अपनी सियासी जो है वो सियासी फायदे के लिए। तो सियासत जो है वो तो एक दरकिनार, एक दूसरी तरफ असल बात यह है कि आपने कोई ऐसा कदम, कोई पाकिस्तानी, कोई शहरी, कोई जी शऊर पाकिस्तानी, कोई भी ऐसा पाकिस्तानी जो अपने होश और हवास में, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता कि अपने मुल्क को जो है इतना बड़ा नुकसान पहुंचाए जो इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। अच्छा नाज बलोच साहिबा, आपने बड़ी अच्छी बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया, माजी की गलतियों से सीखा, तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी माजी की गलतियों से सीखा। आप लोग मफामत की भी बात करते हैं, मसलहत भी कहीं कहीं पे सियासी मसलहत से भी काम लेना पड़ता है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो जमात है, जो हमेशा मसलहत की बात करती रही, मफामत की बात करती रही, पॉलिटिकली एक दूसरे को एंगेज करके मसाइल को हल करने की बात करती रही, लेकिन कहीं कहीं जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को भी जारहाना रवैया अपनाना पड़ा, अपने डिसीजन पर खड़ा होना पड़ा।
आपको नहीं लगता कि वो वक्त आ गया है कि इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और ये सारी सियासी जमातें इस गुनाह को, इस अमल को फौरी तौर पर रोके, स्नब करें, वरना ये आगे मजीद खतरात बढ़ते जाएंगे? देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं और ये बात हकीकत है। जो जुल्फिकार अली भुट्टो को कॉपी करने के लिए, उनकी नकल करने के लिए जिस तरह इमरान खान ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। काश इनमें अकल होती, इनमें दमखम होता, तो ये हक और सच की बात के ऊपर अवाम के सामने खुलकर आके बात करते, न कि एक झूठे साइफर के ऊपर जो है वो पूरे कौम को धोखे में रखते। पीपल्स पार्टी देखें, बहुत कमिटेड पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अवाम के साथ होती हैं, अवाम की तर्जुमान होती हैं, और हमारा हमेशा मानना ये रहा है कि जो है जमहूरियत जो है वो हमेशा इसको डिरेल होने से बचाएं। हमने हमेशा कोशिश की कि मुल्की मफाद के लिए जब भी हमने जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या जो भी अमल हमने किया, हमने हमेशा मुल्क और कौम के मफाद के लिए। इससे देखें, इससे आप पीपल्स पार्टी की जो लॉयलिटी है, पीपल्स पार्टी की जो सिंसियरिटी है, पीपल्स पार्टी की जो मुल्क के साथ वफादारी और ऑनेस्टी है, वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में अपनी जो है फांसी कबूल कर दी, अपने लोगों के बीच में यहीं पर ही रहे, कहीं मुल्क छोड़ के नहीं गए। आज यही जो है अदालतें खुद मानती हैं कि ये जुडिशल मर्डर था, उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनके साथ ज्यादती हुई। इसीलिए तो आज भी कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, इसीलिए भुट्टो लोगों के दिलों में जिंदा है। इसीलिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपने मुल्क में आके अपने कौम के लिए वापस आई, मुल्क के अंदर लौट कर, और फिर उसके बाद जान का नजराना पेश किया। तो कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है पीपल्स पार्टी के पास। तो यही नाज बलोच साहिबा, मेरा भी यही सवाल है ना, जब आप कह रही है कि जमहूरियत को डिरेल हमने नहीं होने दिया, आप ये भी कह रही हैं कि कौम के मफाद को हमने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने ये भी कहा कि हमने रोका हर उस अमल को, लेकिन आज अगर कोई मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है, जमहूरियत को डिरेल करना चाह रहा है, पोलराइजेशन बढ़ा रहा है, डिवीजन बढ़ा रहा है, और अगर यहां पर भी मफामत और सियासी मसलियत से काम ले लिया गया, रोका ना गया, तो नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि माजी में जब भी हमने मुफाहिमत की, उसमें अवाम के इंटरेस्ट में, मुल्क के इंटरेस्ट में की। लेकिन अगर कोई मुल्क के साथ साजिश करेगा, अगर कोई मुल्क के खिलाफ मनसूबाबंदियां करेगा, अगर कोई शख्स मुल्क को जो है वो अपनी सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिश करेगा, तो फिर ये है कि पहले हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की सोवरेनिटी, हमारे मुल्क का वकार, हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद सियासी जमातें आती हैं। पहले हमें अपने मुल्क के साथ वफादार होंगे तो हम सियासी जमात के साथ वफादार होंगे। ये कैसे हो सकता है कि अपनी जाती वफाद के लिए मुल्क को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा के बैठ जाए? मैं समझती हूँ ये बहुत ही अफसोस का जो है मकाम है, ये बहुत ही और फिर उसके ऊपर अब तो इंशाल्लाह इसका जो कानूनी तरीक़ाकार है वो भी हम अख्तियार करेंगे, और कानून जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है। और मैं समझती हूँ कि ये वो अमल है, अगर इसको आज हमने छोड़ दिया तो आने वाले वक्त में हर कोई जो है वो इस किस्म के इक़दाम करेगा, हर कोई इसको एज ए प्रेसिडेंट लेगा, हर कोई इस ऐसी खौफनाक मिसाल के साथ जो है ना आगे अपने आप को बढ़ाने की भी नाकाम कोशिश करेगा। मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि पूरी पीडीएम इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि इस मामले को जो है वो इस तरह नहीं छोड़ा जाएगा। इस मामले पे पूरी कानूनी तौर पे जो है वो इस मामले को देखा जाएगा, और एज पर लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एज पर द लॉ, जो भी लॉ ऑफ लैंड हमारा अप्लाई होगा वो होना चाहिए, और वो करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। अवाम को क्या कहेंगी, ये बहुत जरूरी है। नाज बलोच साहिबा, आपका एक वोटर है, आपका एक सपोर्टर है जो आपकी तरफ देख रहा है कि ये सब कुछ होता हुआ हम कैसे देख लें, क्या होगी इसकी सजा, किस तरह का इस पर एक्शन होगा, कौन सी कानूनी इस पर कार्रवाई होगी, और आप अपने लोगों को क्या पैगाम देंगी जो आपका वोटर और सपोर्टर है कि वो इन बातों में ना आए, ये महज जज्बाती और इन मफरूजों पर ना चलें? देखिए, मैं न सिर्फ अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स और सपोर्टर्स को, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये मशवरा देना चाहती हूँ और उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि खुदारा हमें अक्ल और समझ से काम लेना है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है, और ऑलरेडी हमारे जो मामलात हैं, हमें एक कौम बनना है, और एक कौम बनने के लिए हमें अक्ल और समझ से काम लेना पड़ेगा। ये नहीं कि एक शख्स जो है वो साइफर की ढोंग भी रचाए, वो अपनी तरफ से खुद साख्ता कहानियां मनगढ़ंत बनाए और पूरी कौम को गुमराह करे। हमारी कौम को होश के साथ इंशाल्लाह काम लेना है, और एक मुत्तहिद और एक समझदार कौम की तरह इंशाल्लाह हमने आगे बढ़ना है।
हमें वो कायदे आजम का पाकिस्तान हम बना के देंगे इंशाल्लाह, और पूरी कौम मिलकर बनाएगी कायदे आजम का वो पाकिस्तान, जिसमें बिल्कुल। हमें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के ऊपर काम करना है। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है वो अवाम को गुमराह करे, और अवाम में बदतहजीबी का रुझान इन्होंने फैलाया। 3.5-4 सालों से आप देखें कि किसी की जो है ना वो महफूज नहीं है इज्जत, बिल्कुल। आता, सोशल मीडिया के ऊपर गालियां देना शुरू कर देते हैं माओ को, बहनों को। अभी हाल में आपने देखा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैरून मुल्क गई तो उनके ऊपर किस तरह से जो है वो झट्टे ने यलगार किया। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है ना, ये पाकिस्तान का कल्चर है। हमें ऐसे खौफनाक और खौफजदा कल्चर से दूर रहना पड़ेगा। ये जो नफरत की सियासत, जो पोलराइजेशन, जो हेट की पॉलिटिक्स है, इसके असरात बहुत खतरनाक होते हैं। खुदारा आप होश से काम लें, और सियासी फैसला करने का हर शख्स को, हर शहरी को हक बिल्कुल। है, लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क का वकार, और ये देखें कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप सड़कों पे खड़े होकर गालियां कसेंगे, आप खवातीन को गालियां देंगे, आप बदतहजीबी करेंगे, तो ये कोई अच्छा इमेज आप पाकिस्तान का नहीं पोर्ट्रे कर रहे। हमें पाकिस्तानी होने का एक अच्छा जो है अपना अपने अपने कैरेक्टर के साथ, अपने अफकार के साथ हमें ये साबित करना है कि हम एक अच्छे डिसिप्लिन शहरी हैं। ये अपने मुल्क का जो नाम बदनाम कर रहे हैं, जो बाहर खड़े होकर गालियां देते हैं लोगों को, और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक तूफानी बदतमीजी है। किसी की अकल पे आके ऐसे काम ना करें। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, तो इस वक्त सबको एक होना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि पूरी कौम में खुद, और वो जो पीटीआई के अपने सपोर्टर्स हैं, जो कल तक ये समझते थे कि उनके लीडर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, आज उनके सामने ये बात साबित हो गई कि उनके लीडर ने उनको जो कहानी बताई वो गलत थी। उन्होंने अपनी जाती मफाद के लिए इतना बड़ा खौफनाक जो है वो ड्रामाटाइज किया, और उसके लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को जो है वो गुमराह किया। तो ये एक लम्हे फिक्रिया है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मुश्किल वक्त देखा है। हमारे वर्कर्स ने कोड़े भी खाए, हमारे वर्कर्स ने जेलें भी सही हैं, कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है कभी बदतहजीबी की तरफ नहीं जाता, कभी गालम गलोच की तरफ नहीं जाता। ये मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी वर्कर जो है वो बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करता, वो बदतहजीबी का जो है की तरफ से नहीं जाता, क्योंकि ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो की फाउंडेशन रखी हुई पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने हमेशा इस बात नाज बलोच साहबा, ये सुन के खुशी हुई है और बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके कि आप और हुकूमत वक्त इस चीज़ का इदराक आप लोगों को है कि ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह के अमल को रोकना। लेकिन ये एक और चीज़ यहाँ पे, इस अमल को मजीद रोकने के लिए सोशल मीडिया पे, मैं बदकिस्मती से कहूँगा, अब मैं क्या लगी लिपटी आपसे बात करूँ, कहीं कहीं कमजोरियां हुकूमत की नजर आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे आउट ऑफ द वे लोग बातें कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और प्लांटेड है सब कुछ, नजर भी आ रहा है कि ये सब के सब पेड कंटेंट होता है। वहां पर आप लोगों की काउंटर स्ट्रेटेजी बहुत कमजोर दिखाई देती है। सोशल मीडिया पे झूठ भी बिक रहा है। देखिए, सोशल मीडिया का वो एक टूल है जिसको बहुत खौफनाक अंदाज से इस्तेमाल करने का जो प्रेसिडेंट खुद पीटीआई ने शुरू किया, ये बहुत खौफनाक है। और मैं ये भी कहती हूँ कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी हमारे मुल्क के असासे हैं। बिल्कुल। उनको मैं नहीं चाहती कि वो कोई ऐसे गलत रास्ते में निकलें, या वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसे खौफनाक मिसालें कायम करें। आए मिलकर, हकीकत पसंद होकर, एक रिस्पेक्टफुल अंदाज से एक दूसरे के साथ हम डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इदारों के खिलाफ जिस तरह से गुज़िश्ता हमने महीनों में देखा कि जब से पीटीआई की हुकूमत गई उसके बाद हमने देखा कि इदारों के खिलाफ बाकायदा जो है ना एक मुहिम चलाई गई, सोशल मीडिया पे एक मलेशियस कैंपेन चलाई गई इसका, और फिर ऐसी खौफनाक चीजों का फायदा जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क भारत उठाता है। फिर वहां से बॉट अकाउंट के थ्रू जो है वो उन फ्रेंड्स को, उन सोशल मीडिया के अकाउंट को जो है प्रमोशन मिलती है। तो क्या ये अफसोस का मुकाम नहीं है कि हम पाकिस्तानी होकर अपने मुल्क के खिलाफ ऐसा खौफनाक ट्रेंड से खुदा न खास्ता चलाएं जिसको हमारे दुश्मन इस्तेमाल करके फायदा हासिल करे? तो फिर क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, क्या खुदा न खास्ता वो हमारे मुल्क से बढ़ के हो गई है कि उनके साथ वफादारी का ये आपका लेवल है कि आप उनकी खातिर जो है वो आग के साथ खेलेंगे? हरगिज नहीं। पाकिस्तान का हर जी शऊर शहरी जो है ये उसकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के साथ जो है अपनी वफादारी का जो है ना वो अपना पाथ रखें। और सोशल मीडिया की आपने बात कही, क्योंकि मैं सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हूँ, मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल भी किया है नाजिया साहबा, नाज बलोच साहबा। से हमने सोशल मीडिया की स्टैंडिंग कमेटी में बहुत ज्यादा वोकल होके हमने इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया है कि किसी को इजाजत नहीं मिलेगी कि वो इस तरह लोगों को जो है सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट करे,
किसी को आप गालियां दें, हरास करें, आप किसी को अब्यूज करें, डेफमेशन का जो है ना वो अगर कहीं से आंसर मिलेगा तो उसके ऊपर साइबर क्राइम जो है उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। साइबर क्राइम, बिल्कुल। साइबर क्राइम जो है उसके ऊपर हमने मजीद जो है हमने उसको बेहतर तरीके से इन्फोर्स करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी में बहुत ज्यादा हमने स्ट्रेस किया है और इंशाल्लाह मेक श्योर